हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 11 जून या 11 जून के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध है 38 के साथ में, उसी प्रकार से 17 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 38 कैसे बना है। तो यहाँ पर देखिए 13 से यहाँ पर 38 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें प्लस 25 कर दें तो 13 और 25 मिलकर बन जाएगा 38। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 38 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर है और 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 17 के अंदर क्या कर देंगे प्लस 25 कर देंगे। तो 17 और 25 मिलकर बन जाएगा 42। क्या हमें 42 किसी ऑप्शन में दिया गया है? तो नहीं सर, 42 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई जब एक लॉजिक से प्रश्न सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको सोल्व किया गया है कैसे, तो 13 से यहाँ पर 38 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 13 का मेरे भाई क्या किया गया है, 3 के साथ में गुणा किया गया है। यदि हम 13 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13 तिये 39 और इस 39 में से -1 करके यहाँ पर लिखा गया है 38। और ध्यान से देखिए 38 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर है और 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 17 का हम क्या करेंगे 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 17 तिये 51 और इस 51 में से यदि हम 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 50। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 50। अब हमें देखना है कि संख्या 50 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 50 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ पर पता करना है कि RED से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से RED से यहाँ पर 27 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे
कि CAT से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि RED से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई RED से 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन तीनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए R आता है 18 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। अब मेरे भाई यहाँ पर 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23, 23 और 4 मिलकर बन जाएगा 27। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर CAT से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन तीनों अल्फाबेट लेटर का हम करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए C आता है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 20 मिलकर बन जाएगा 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। और ध्यान से देखिए 24 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन D। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 27 बराबर 25 लिखा जाता है और 39 बराबर 36 लिखा जाता है तो 25 बराबर क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 27 बराबर 25 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 39 बराबर 36 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 25 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पहले समीकरण को सोल्व करेंगे। तो पहले समीकरण को सोल्व करके हमें यहाँ पर बताना है कि 27 बराबर 25 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, 27 जो दिया गया है यहाँ पर @ के स्थान पर किया गया है माइनस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 27, उसके बाद में @ के स्थान पर किया गया है माइनस, उसके बाद में है 22। तो यहाँ पर देखिए 27 में से 22 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5। अब 5 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर इस दूसरे समीकरण को सोल्व करेंगे और यहां पर पता करेंगे कि 39 बराबर 36 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले क्या है 39 @ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में क्या है 33, तो यहां पर हम लिखेंगे 33। अब मेरे भाई यहां पर देखिए 39 में से 33 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, इस 6 का कर देंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि 25 @ 22 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहां पर आसानी से बता देंगे कि 25 @ 22 बराबर क्या लिखा जाएगा।
जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25, एट द रेट के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में क्या है 22, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 25 में से 22 को कम कर देंगे। तो देखिए 25 में से 22 को कम करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर हम 3 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 25 एट द रेट 22 बराबर लिखा जाएगा 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कि शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए शेखर ऊपर से अपनी कक्षा में कितने स्थान पर है, 24वें स्थान पर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि नीचे से 21वें स्थान पर है, यानी कि जो शेखर है वो नीचे से अपनी कक्षा में है 21वें स्थान पर है। और आपसे पूछा गया है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये टोटल निकालना है। तो करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को आपस में एक बार ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 और 21 को आपस में ऐड करेंगे तो 24 और 21 मिलकर बन जाएगा 45। और मेरे भाई इस 45 में से एक को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 44। यानी कि शेखर की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 44। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमने 45 में से एक को कम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे भाई शेखर यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है। शेखर देखिए ऊपर से भी काउंट हुआ है और नीचे से भी काउंट हुआ है। शेखर क्या है, एक व्यक्ति है, इसलिए हम क्या करेंगे 45 में से एक को घटा देंगे, यानी कि शेखर की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 44 विद्यार्थी हैं। और 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 3 का संबंध है 65 के साथ में और 4 का संबंध है 126 के साथ में, उसी प्रकार से 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 3 का संबंध यहाँ पर 65 के साथ में कैसे है। फिर उसी प्रकार से हमें यहाँ पर पता करना है कि 4 का संबंध यहाँ पर 126 के साथ में कैसे है। सेम इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 का संबंध 65 के साथ में कैसे है। तो 3 से 65 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 3 के अंदर किया गया है +1। तो मेरे भाई 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4 और इस 4 का किया गया है क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64 और इस 64 के अंदर भी यहाँ पर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 65। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 65 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 126 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई 4 के अंदर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 4 और 1 मिलकर बन जाएगा कितना 5। अब इस 5 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125 और इस 125 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 125 और 1 मिलकर बन जाएगा 126। और ध्यान से देखिए 126 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, इस 5 के अंदर लगाएंगे और इस 5 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 5 के अंदर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6 और इस 6 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब होता है 216। अब इस 216 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे, क्योंकि सभी के अंदर क्या किया गया है +1 किया गया है। तो 216 के अंदर हम +1 कर देंगे तो 216 और 1 मिलकर बन जाएगा 217। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 217। अब हमें देखना है कि संख्या 217 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 217 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडाणु कोशिका। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ठीक है, और यहाँ पर छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है विटामिन ई की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है विटामिन बी1 की कमी के कारण है, और ऑप्शन डी है विटामिन ए की कमी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य ने, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य ने, ऑप्शन सी है बिहार राज्य ने, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिंधु घाटी से, ऑप्शन बी है पाषाण युग से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से, और ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं पाषाण युग से संबंधित हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए पाल वंश के शासक ने, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश के शासक ने, ऑप्शन सी है खिलजी वंश के शासक ने, और ऑप्शन डी है गंग वंश के शासक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंग वंश के शासक ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1672 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1674 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1676 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1670 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1774 ईस्वी में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, और ऑप्शन डी है
बी व सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी नदियों में से एक तो है ताप्ती नदी और मेरे भाई एक है नर्मदा नदी। ये दोनों नदियां पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं या फिर WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1926 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1935 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1947 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1950 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1926 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ध्वनि से, ऑप्शन बी है जनसंख्या से, ऑप्शन सी है मुद्रा से और ऑप्शन डी है प्रचलन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डोपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं
तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके जीएस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।